हम करने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स चैप्टर रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक हम कर रहे हैं आपका ग्लास स्लैब का। ठीक है, बट उससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि लाइट जब पास होती है रेयर से डेंसर तो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट बच्चों मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि सर बेंडिंग का रीजन क्या है, यानी कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो सिंपल सा जो कॉज है आपके, यानी कि जो बेंडिंग होती है वो होती है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जो कॉज है आपका ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट की स्पीड बदल जाती है। भाई एयर में जो लाइट की स्पीड है वो आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जब वो ग्लास में आती है तो वो स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है आपकी। तो इस वजह से रिफ्रैक्शन भी होता है। अब वो स्पीड कम क्यों होती है, तो वो हम तब जानते हैं जब हम लाइट का वेव नेचर कंसिडर करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लाइट क्या है, ड्यूअल नेचर है। ठीक है, पार्टिकल और वेव नेचर। तो यानी कि ये हम तब जान पाते हैं जब हम लाइट का वेव नेचर कंसिडर करते हैं। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे जब आप हायर क्लासेस में आ जाओगे। तो अभी तो पहले 10th निकालनी है, तभी तो हायर में पहुंचोगे, क्या पता लटक जाओ। ठीक है, तो अभी के लिए आपको केवल इतना कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उतना ज्यादा बेंडिंग होगा, और उतना ही जो मीडियम है वो डेंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब करते हैं मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक यानी कि जब लाइट रे आपकी पास होती है ग्लास स्लैब से तो क्या होता है। ठीक है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि मैंने आपको बताया भी था थोड़ा सा। ठीक है, ग्लास स्लैब से जब लाइट पास होती है तो कैसे कैसे चेंज होती है। अब थोड़ा सा उसे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखो ये हो गई आपकी ग्लास स्लैब। ठीक, अब जहां से हमने लाइट को इंसिडेंट करा, ठीक है, और यहां पे डाल देंगे हम नॉर्मल, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। अब लाइट जब आपकी, यानी कि देखो ये हो गई आपकी एयर, ये हो गया ग्लास। तो ग्लास क्या होता है, डेंसर मीडियम, और रेयर से जब डेंसर जाती है तो बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट आपकी थोड़ी सी ये बेंड हो गई। ठीक है, अब यानी कि ये जो लाइट है ना हमारी, ये जो हमने लाइट ली है, ये ली हमने मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, ये आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट है आपकी। अब मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, ठीक है, तो मोनो मतलब वो सिंगल, ठीक है, इसका मतलब वो सिंगल, और क्रोमेटिक मतलब हो गया कलर। तो यानी कि ये सिंगल कलर की एक लाइट है जिसको हमने इंसिडेंट करा। ठीक, अब नॉर्मल है तो यानी कि ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब याद रखना भाई नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखो यहां पे भी हम नॉर्मल डालेंगे, तो ये नॉर्मल डाल दिया हमने। ठीक है, अब यानी कि भाई ये ग्लास है और यहां बाहर पे एयर, तो लाइट क्या होगी, बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो अवे कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो अगर नहीं ग्लास स्लैब नहीं होता तो इंसिडेंट लाइट कैसे निकल आती, ऐसे सीधा सीधा ऐसे बाहर निकल आती। ठीक है, अच्छा जब ये बेंडिंग यहां पर हुई तो ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये भी आपका, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चाहे इसको आप R1 दे दो और ये हो जाएगा आपका R2। अब एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो एंगल R1 और एंगल R2 है दोनों बराबर होंगे। क्यों, देखो ये दोनों आपकी परपेंडिकुलर है ना, तो यानी कि दोनों क्या होंगी, आपकी पैरेलल होंगी। ठीक है, और आपने मैथ्स में पढ़ा है ऑल्टरनेट इंटीरियर, कैसा वाला, ये वाला जेड, ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये भाई ये ठीक है, देखो इसको आप पलट के देखो, आपका जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है तो यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल बराबर। ठीक है, चलो अब ये जो रे है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट। ठीक है, इमर्जेंट रे, और जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है बच्चों, तो जब ग्लास स्लैब से यानी कि हमने रे पास करी आपकी, तो एक बेहतरीन फिनोमिना देखा। ठीक है, बहुत अच्छी हिंदी आ रही है, बेहतरीन। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक फिनोमिना आपको दिखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एग्जैक्टली इक्वल आया एंगल ऑफ इमर्जेंट के। ठीक है, जब ग्लास स्लैब से हमने रे पास करी तो हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि एंगल ऑफ जो इमर्जेंट है वो एग्जैक्टली सेम आया जो हमारा एंगल ऑफ
इंसिडेंट था। और जब ऐसा हुआ तो बच्चों जो हमारी यानी कि रे थी, इंसिडेंट रे, जो यानी कि अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ऐसे निकलती, ठीक है। ग्लास स्लैब होने के बाद क्या हो गई, कुछ शिफ्ट हुई, और वो शिफ्ट हुई क्या, पैरेलली, यानी कि ये जो हुए आपके ये यानी कि जो आपकी इमर्जेंट रे है, और यानी कि वो लाइन आपकी जब आपका ग्लास स्लैब नहीं होता सीधी सीधी ऐसे निकल जाती, तो ये क्या हुआ, आपस में पैरेलल, और इसको हम बोलते हैं यानी कि जो पैरेलल शिफ्ट है आपका, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान से रखना आपको कि क्या क्या है ये आपके, ठीक है। जब ग्लास स्लैब से पास करा तो बेहतरीन फिनोमिना, ठीक है, फिर से बहुत अच्छी हिंदी, बेहतरीन फिनोमिना यानी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट के एग्जैक्टली सेम आया, और जब एग्जैक्टली सेम आया तो हमने ये ऑब्जर्व करा यानी कि जो इमर्जेंट रे थी और जो यानी कि रे आपकी विदाउट स्लैब के साथ पास होनी थी वो क्या है, आपस में पैरेलल, और उसी को हमने बोला लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट एग्जाम में आ जाएगा सीधा सीधा डेफिनेशन, तो बहुत सी टिपिकल डेफिनेशन टीचर्स बताते हैं, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड अलग तरीके से, बस सिंपल से लिखना है। अगर मैं बोलूं भाई ये यहां से यहां तक पैरेलल है ना, सीधा सीधा पैरेलल है, तो इनके बीच का यानी कि कितना डिस्टेंस है, कैसे नापोगे, टेढ़ा नहीं, डिस्टेंस हमेशा हम परपेंडिकुलर नापते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the original path of a incident ray, perpendicular distance between original path of a incident ray and emergent ray coming out from a glass slab, ठीक है। रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर, तो मार्क्स भी आ जाएंगे आपके, पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, नोट कर लेना। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो गई वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे comes out from ग्लास स्लैब। तो ये हो गई आपकी सिंपल सी डेफिनेशन लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा पैरेलली शिफ्टिंग, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंपल पैरेलल शिफ्टिंग, और ये सिंपल इसकी डेफिनेशन। अब आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि भाई फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये देख लेना आपको, भाई कौन कौन से फैक्टर पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका डिपेंड करता है। तो यानी कि भाई जितना ज्यादा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जितना ज्यादा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उतना ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा, जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, बेंडिंग ज्यादा होगी, तो बेंडिंग ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जितने आदि थिकनेस ऑफ अ स्लैब, जितना ज्यादा यानी कि ये स्लैब अब जितनी बड़ी होगी आपकी उतना ज्यादा पैरेलल शिफ्ट होगा ना, उतना ज्यादा बेंडिंग होगी आपकी, तो उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है आपका। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है भाई, यानी कि हम भाई कोई और कलर यूज करें, रेड करें, पीला करें, ऑरेंज करें, कोई भी कलर, तो यानी कि सबसे ज्यादा जो लेटरल शिफ्ट यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस में होगा, कौन से कलर में होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो होता है आपके वॉयलेट कलर में, ठीक है। वॉयलेट कलर में सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, ये ध्यान रखना है आपको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वॉयलेट कलर पे, ठीक है। अब वॉयलेट कलर पे क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है, ठीक है, तो एक वेवलेंथ फैक्टर आ जाएगा फिर, है ना भाई, वेवलेंथ फैक्टर आ जाएगा। तो जितनी कम वेवलेंथ उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आप स्पेक्ट्रम में भी पढ़ोगे क्यों कैसे, ठीक है। तो ये आपके भाई जब लाइट पास होती है ग्लास स्लैब से तो ये सब चीजें होती हैं, हर छोटा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो एक बार देखनी है आपको, चीजें क्लियर। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आप कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। तो भाई पहला तो वही होता है भाई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपका नॉर्मल रे लाइट है सेम पॉइंट, वो खुद से लिख लोगे। मैं आपको दूसरा लॉ बता रहा हूँ इसका, ठीक है, यानी कि स्नेल्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो सेकंड लॉ है आपका। तो भाई हमने बात करी है कि भाई ये फिनोमेना हमने देखा कि लाइट आपकी रेयर से डेंसर जाती है, डेंसर से रेयर जाती है, तो बेंडिंग होती है। तो वो जो बेंडिंग होती है वो किस लॉ को फॉलो करती है, ठीक है, किस लॉ पे डिपेंड है वो आपकी, वो बेंडिंग कैसे हो रही है आपकी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे यानी कि जो स्नेल साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ही अच्छा रीजन दिया। ठीक है, देखो कैसे, ये आपका मीडियम हो गया भाई, आपका सरफेस हो गया। ठीक है, लाइट आपकी ये आई, यहाँ पे नॉर्मल डाल लेते हैं। ठीक है, इसको ले लो, ये हो गया आपका रेयरर और ये हो गया आपका डेंसर। ठीक है, तो रेयर से डेंसर जाती है तो लाइट क्या होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। अब ये बेंड क्यों हो रही है, ठीक है, कौन सा लॉ फॉलो कर रही है, ये हो गया एंगल आई इंसिडेंट और ये हो गया एंगल आर। ठीक है, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनाएगी रे। ठीक, चलो ये हो गया। अब जो हमारे यानी कि स्नेल्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छा रीजन दिया इसके लिए। उन्होंने क्या बोला कि आप इंसिडेंट रे को आप या इंसिडेंट एंगल कितना भी चेंज कर लो, भाई आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलेगी। कब तक, जब तक मीडियम आपका सेम है बच्चों। ठीक है, तो इसको मैं आगे बढ़ लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया आपकी बेंडिंग, ये हो गया आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको ले लो I1, इसको ले लो R2 और चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, तो बेंडिंग और होगी आपकी, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका I2। ठीक है, तो यानी कि आप कितना भी एंगल चेंज कर लो इंसिडेंट रे का, तो रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, बट चेंज नहीं होगी एक चीज, कब तक, जब तक आपका मीडियम नहीं बदलता। ठीक है, क्या, यानी कि जो आपका रेशो है साइन आई अपॉन साइन आर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये नहीं बदलेगा आपका, इनका रेशो नहीं चेंज होगा। ठीक है, कब तक, जब तक मीडियम सेम है। ठीक है, टिल द मीडियम इज नॉट चेंज, तो इनका रेशो सेम रहने वाला है तब तक जब तक मीडियम नहीं बदलेगा। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये हो गया आपका साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I2 अपॉन साइन R2, और इसको हम लिख सकते हैं साइन I अपॉन साइन R, चाहे NN लिख लो आप। यानी आप कितना भी चेंज करते रहो इनका रेशो नहीं बदलने वाला, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब बच्चे मुझे ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो इनका रेशो है सर वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बिल्कुल, बट वो क्या है, उसकी फर्दर डेरिवेशन है। अभी के लिए अगेन यही आपको ध्यान रखना है कि जो रेशो होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर, ये फिक्स रहता है कब तक, जब तक आपका मीडियम नहीं बदलता। ठीक है, सेम मीडियम चल रहा है आपका, तो आप कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज कर लो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, बट आपका इनका जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब करते हो ना मैथ्स में, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशो। ठीक है, क्या होता है उसमें, आपको बोला होता है ये होता है 2/3, आपको बोलते हैं 5 इक्विवेलेंट रेशो लिखो, तो क्या करते हो आप, भाई 2 का टेबल पढ़ लेते हो 4, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 2 3 6, 3 3 9। तो इनका रेशो क्या है, सबका सेम ही तो है भाई, 3 2 जा 3 3 जा, 2 2 जा 2 3 जा, तो रेशो क्या है, सबका सेम है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है बच्चों। ठीक है, सेम चीज है ये आपका कि रेशो नहीं बदलेगा, एक बात ध्यान रखनी है, जब तक मीडियम नहीं बदल रहा। तो स्नेल्स लॉ ने यही चीज समझाई है। ठीक है, बस वीडियो समझ आई तो क्या करना है बच्चों, लाइक तो करना ही करना है, साथ ही साथ कमेंट जरूर करो। आपको अगर समझ भी आ रहा है तो भी बताओ बच्चों कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है, और कोई डाउट है तो उसके लिए तो कमेंट करना ही है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।